जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकादमिक परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, बेसिकली इसको आगे ले जाते हुए उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 कवर करेंगे। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 को देखेंगे, ठीक ना। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कार्यवाही को। देखिए, जो हमारे पास उदाहरण नंबर 5 का जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा अच्छा टाइप का प्रश्न है क्योंकि बच्चों को इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। टेंशन नहीं लो, समझाने के लिए मैं हूं। क्वेश्चन ही तो है ना, धुआं धुआं एकदम कर देंगे। तो बेसिकली प्रश्न है आपके पास, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहां तक जो समझ लिया क्वेश्चन पूरा समझ जाएगा क्योंकि मेन जो प्रश्न है वो यही तक है, ठीक ना। तो बेसिकली यहां तक में पता है बच्चों को दो वर्ड बड़ा डिस्टर्ब करता है। एक 49 जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, ये बच्चों थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली याद रख लीजिएगा, कुछ नहीं है। आप लोग इसको एज ए आप लोग जो आपके पास उनियन कोण होता है उसके जैसा कंसीडर आप लोग कर सकते हो, ठीक ना। उनियन कोण जैसा करके चलेगा तो आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ये जबकि जो है ये सेंटेंस को सूट होने नहीं देता है, मतलब जले पे नमक छिड़कने का काम करता है। टेंशन नहीं ले रहा, आपका घाव मैं साफ करूंगा, ठीक ना। तो बेसिकली समझो, समझने का सारा फेरा है। बेसिकली क्या हो रहा है, इस डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाने का ट्राई करेंगे क्योंकि इस टाइप के प्रश्न में सारा जान डायग्राम का है। जो डायग्राम बना लेगा वो समझ लो अच्छा खासा नंबर ले आएगा क्योंकि कैलकुलेशन तो जो जरा सा होता है, मेन डायग्राम का होता है, ठीक ना। और डायग्राम का भी नंबर अच्छा खासा मिलता है, ठीक ना। तो समझ लो भाई साहब, डायग्राम अगर आपको अच्छे से बनाना है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो बेसिकली देखो क्या कर रहा है सो, जैसे कि प्रश्न का कहने का ये मतलब है कि एक मीनार है, घर समझ लो या बिल्डिंग समझ लो, जो समझना है। जाहिर सी बात है भाई, ये जमीन में खड़ा है, आसमान में नहीं ना है। हाँ, तो बेसिकली एक मीनार है और यहाँ पे मान लो कहीं पे सूरज बाबा है। अरे मेरी बात नहीं चल रही है यहाँ पे। एस फॉर सन, सन में सूरज, हमारा दिन का वेपर लाइट, ठीक ना। बेसिकली ये सूरज है तो इससे किरण निकलेगी, किरण, इससे आपका जो होगा आपकी रेज आएंगी, यूं आप लोग समझ लो, या फिर बोलो जो प्रकाश आएगा इससे, ठीक ना। तो ये जब प्रकाश इस बिल्डिंग पे पड़ेगी तो इस बिल्डिंग का जरूर कुछ ना कुछ छाया बनेगा, बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा। तो सपोज दैट कि ये जो सूरज है ये इस तरह करके यहां से अपना किरणों की बौछार कर रही है, ठीक ना, या कर रहा है, जो बोलना है, ठीक ना। तो इस बिल्डिंग से आके यहाँ टकराया और इस प्रकार से आया, इसका छाया बना और ये इतना बड़ा छाया बन रहा है इस बिल्डिंग का, ठीक ना। इतना बड़ा ये जो बिल्डिंग है या बोलो मीनार है, इस मीनार कितनी बड़ी छाया बन रहा है आप लोगों ने देखा होगा जनरली, ठीक ना। पेड़ में देखा होगा या फिर घर में देखा होगा, जब उसका अपोजिट डायरेक्शन में जब सूर्य होता है तो देखोगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे कि उस पेड़ का या उस घर का छाव बनता है। तो वही चीज बोल रहा हूं। देखो ये जो आपके पास मीनार है, ये जो यहाँ पे जब सूरज है तो इस पर लाइट पड़ेगी इस साइड में, इस साइड तो दिखेगा, लेकिन जो इस साइड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, उस साइड में एक लंबा सा छाया बनेगा। अब कितना लंबा छाया बनेगा वो सूरज की स्थिति पे डिपेंड करता है, ठीक ना, कि वो इधर कितना दूर पे कि इधर कितना दूर पे, ठीक ना। तो बेसिकली समझ लो कि इतना बड़ा छाया बन रहा है इस मीनार का, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, ये जो सन से जो लाइट आएगा, ठीक ना, जो इस मीनार के शीर्ष बिंदु को छू के जहां पे ये जो छाया खत्म होगा, छाया का जो शीर्ष बिंदु है उसको मैंने एक लाइन से मिला दिया। ये लाइन और ये जो आपके पास ये जो भूमि है या फिर बोलो ये जो छाया है, इसके बीच का जो एंगल है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री का भी, ठीक ना। ऐसे आप लोग सोच लो कि जब सूरज से जब लाइट पड़ेगी ऐसे करके, तो ये लाइट, ये किरण और ये भूमि का जो आपके पास एंगल है वो मान लो 60 डिग्री अभी, ठीक ना। तो देखो प्रश्न में कहा है कि ये जो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो जब सूरज यहाँ पे है तो इस मीनार का जरूर कुछ ना कुछ छाया बनेगा, कुछ ना कुछ छाया की लंबाई होगी। तो मान लो अभी इतना लंबा छाया है, ठीक ना, इसकी जरूर कुछ ना कुछ लंबाई होगा। आप लोग जो चाहो वो मान लो, कुछ भी तो जरूर होगा यहाँ पे, ठीक ना। इसकी मान लो कि इतना बड़ा आपके पास क्या है, छाया है, ठीक ना। अभी जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जब 60 डिग्री के एंगल पर है, तब इतना बड़ा छाया है इसका, ठीक ना। तो देखो प्रश्न में क्या क्या है कि ये जो छाया है ये 40 मीटर ज्यादा लंबा हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है 40 मीटर और बढ़ जाता है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि ये छाया 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है जब सूर्य का जो ये जो आपका डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री, ये घट कर आपका 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अब ये 30 डिग्री का एंगल बन जाता है।
मतलब क्या हुआ होगा, थोड़ा समझने का ट्राई करो, विजुअलाइज करो। सूरज यहां पर था तब आपका ये 60 डिग्री का एंगल बना था, तब छाया इतना बड़ा था। ये छाया 40 मीटर अधिक लंबा हो जाएगा जब सूर्य का किरण ऐसे पड़ेगा, यानी कि जब ये वाला एंगल 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाएगा। यानी जाहिर सी बात है ये सूरज अब यहां पे कहीं पे आ गया होगा, ठीक ना, इसका किरण ऐसे पड़ रहा है, ठीक ना, तब ये जो ऐसे करके किरण आया ये अब जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आ गया ना प्रश्न? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक मीनार है, एक सूरज बाबा है, वो क्या कर रहा है, अपना लाइट मार रहा है, तो इस मीनार का जरूर कुछ ना कुछ छाया बनेगा। तो जब आपके पास छाया बन रहा है वो 60 डिग्री के एंगल में बन रहा है, तो ये जो छाया अभी नेचुरल जरूर कुछ ना कुछ इसकी लंबाई होगी। ये जो लंबाई है छाया की वो 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जब ये एंगल आपका 60 डिग्री से घटकर ये 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि सूरज हो सकता है नीचे आ गया होगा, अब ये किरण ऐसा मार रहा है, पहले ऐसे मार रहा था, अब ये ऐसे मार रहा है थोड़ा सा, ठीक ना, तो अब ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, 60 से घटकर 30 हो गया और इसकी छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ गई। बस इतना ही प्रश्न और पूछने का है। आगे देखो क्या लिखा है, सो अर्थात, अब देखना यहां से वही चीज प्रश्न बोलेगा जो मैंने भी आपको समझा दिया, अब वही चीज रिपीट होगा। देखिए अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये पहले वाला छाया के शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण ही तो हो गया ना। जैसे अगर आप लोग यहां से पकड़ो, अगर ये मान लो कोई प्रेक्षक या देखने वाला कोई बिंदु है, आप लोग जरूर देखिएगा इंट्रोडक्शन, ठीक ना। तो मान लो कि ये भूमि के साथ सटा हुआ है, यानी कि ये क्षैतिज स्तर हो गया। क्षैतिज स्तर जब ऊपर की ओर देखा जाता है तो वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। ये आपका दृष्टि रेखा मान लो आप लोग इसको, ठीक ना। तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच का कोण क्या होता है, जब ऊपर की ओर होता है दृष्टि रेखा, तब वो जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। तो देखो उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, वही प्रश्न में बोला है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक काम कर लेता हूं, मैं इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं। तो डीबी क्या है, अब जो छाया की लंबाई है, मैंने पहले तो इतना बड़ा था 40 मीटर हो गया, तो इतना कुल मिलाकर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक, ये आपके पास ओरिजिनल छाया की लंबाई है, तो वो डीबी है। तो जब डीबी छाया की लंबाई, तब उस टाइम पे जो आपके पास कोण बन रहा है न्यून कोण, जो कि 30 डिग्री है। जाहिर सी बात है, अब हम लोग ये वाला पॉइंट पकड़ के चलेंगे तो ये क्षैतिज स्तर हो गया और ये दृष्टि रेखा हो गया जो कि ऊपर की तरफ है, यानी कि ये उन्नयन कोण होगा, यानी कि ये अभी 30 डिग्री है। तो वही चीज सेम कहा है, प्रश्न और कुछ नहीं है, ठीक ना। जो चीज आपको ये प्रश्न में बोला उसको थोड़ा क्लियर कर दिया प्रश्न में, जो कि मैंने पहले ही कर दिया था आपको, ठीक ना। तो मेन सारा प्रश्न यहाँ है तक है, उसके बाद तो रिपीट कर दिया है प्रश्न, ठीक ना। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो बेसिकली आपको कुल मिलाकर बोलो तो ये मीनार, ये जो बिल्डिंग था ये कितना बड़ा है वो आपको याद करना है। चलिए मैं इसको ए मान लेता हूं, इस बिंदु को, इसको मैं बी और इसको मैं सी मान लेता हूं, ठीक ना, और ये डी। अब भाई हम लोग एच निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमारा काम होता है, सबसे पहले लिखने का, माना क्या क्या हम लोगों ने माना है। तो सबसे पहले मान लो कि जो ए बी है, माना ए बी एक मीनार है, क्या है, मीनार है। लिख दो जिसकी ऊंचाई क्या माना था हम लोगों ने, एच माना था, तो मैं लिख देता हूं एच, या फिर लिख लो एच मीटर है, ठीक ना। आप लोग यहाँ पे एच मीटर मान लो, या फिर यहाँ लिख दो एच मीटर है, ठीक, क्योंकि देख सकते हो ए वो आपके पास दिया हुआ यूनिट 40 मीटर, तो ये भी मीटर में ही होगा, ठीक ना। तथा आपके पास क्या है, तथा आपके पास डीसी का वैल्यू है, या फिर सीडी लिखो, जो लिखना चाहो, मैं डीसी लिख देता हूं। डीसी बराबर में आपके पास 40 मीटर है, ठीक ना। इतना आपके पास डाटा है तो इसको लिखना मोस्ट कंपलसरी, इतना लिख दो। उसके बाद आप देखो आपके पास एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि भाई ये देखो ये 90 डिग्री के साथ खड़ा है ये बिल्डिंग, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग जमीन के साथ वो स्ट्रेट होता है, या फिर बोलो जमीन के साथ मतलब क्या, वो 90 डिग्री में ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। ऐसा तो नहीं ना कि बिल्डिंग थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ऐसा नहीं ना होता है, नहीं तो गिर जाएगा वो। तो इसीलिए समझ लो कि ये जमीन के साथ 90 डिग्री बना हुआ है, तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, ठीक है। और एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ए बी डी, ठीक ना, यानी बड़ा वाला है एक और एक छोटा वाला है। तो अब आप लोग क्या करोगे, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये ए बी सी छोटा वाला पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, आराम से बीसी निकाल लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले बीसी निकाल लेंगे, उसके बाद देखते जाइए सारा कुछ आपको क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाना क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाना आरंभ करेंगे, ठीक ना। तो देखो भाई साहब, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा हमारे पास क्या है, ये त्रिभुज में देख सकते हो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं थीटा 60 डिग्री है। इसीलिए देखो भाई साहब, कायदे से अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ए बी है जिसको हम लोगों ने एच माना है, और हमारे पास BC चाहिए हमको, यानी कि हमको BC और AB में रिलेशन चाहिए।
अगर ये थीटा है आपके पास, तो इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है संलग्न जिसको बोला जाता है, वो वाला भुजा क्या होता है, आधार होता है। यानी कि बीसी जो है इस थीटा के लिए क्या है, आपके लिए आधार है। ठीक है भाई साहब। और ये जो देख सकते हो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, आपके लिए लंब होती है। ठीक, तो लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है, टेन बताता है और कॉट बताता है। तो चाहे कॉट लगा लो चाहे टेन लगा लो, आपकी मर्जी। तो चलिए हम लोग टेन लगाते हैं। तो टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। लंब क्या आपके पास ए बी है, तो हम लोग यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, लेकिन ए बी को हम लोगों ने एच माना है तो हम लोग ए बी की जगह पे एच लिख लेते हैं, बटे में आधार जिसको यहाँ पे हम लोग बी सी लिखेंगे। ठीक है, थीटा का जगह पे 60 डिग्री है, यानी कि tan 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, बराबर में h, तो h रहने दो। BC का वैल्यू चाहिए हमको, तो BC का BC रहने दो। ठीक है, tan 60 डिग्री वैल्यू √3 होता है, बराबर में h बटे में BC हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्योंकि पता है √3 के नीचे में एक है, सबका मालिक एक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये 1h के साथ h हो गया, बराबर में BC हो जाएगा, BC √3 हो जाएगा। अब देखो भाई साहब, हमें BC का वैल्यू चाहिए, तो √3 को इधर लाओ। तो एक काम करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास h, यहाँ पहले से था, √3 इधर आएगा, देख सकते हो BC के साथ गुना में तो भागा में आ जाएगा, यानी कि h √3 बराबर में BC हो जाएगा। तो मैं पहले BC को लिख लेता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना थोड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए मैं पहले BC लिख देता हूँ। BC बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, h बटे में √3 हो जाएगा। नजर आ रहा है आपको क्या, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ आपको नजर आ रहा है कि नहीं, जनरली नजर आने जितना नजर आ रहा है। ठीक ना, बेसिकली यहाँ पे 3 है। तो ये आपके पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लो आप लोग ने, आगे चल के काम होगा, यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए। ठीक ना, तो BC का वैल्यू हमारे पास आ गया, जो कि क्या हो गया, √3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, क्योंकि देखो भाई हमारे पास BC आ चुका है और ये बड़ा वाला, ये हमारे पास DC है। तो भाई जो आपके पास DB बोलो या फिर BD बोलो, ये जो बड़ा वाला जो ओरिजिनल छायाठ है, ये किससे किससे मिलकर बना है, ये BC और DC मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बड़ा वाला छाया आपके पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बोलो तो हमारे पास बड़ा वाला है छाया, यानी कि DB है, क्योंकि हमारे पास BC का वैल्यू आ चुका है और DC तो दिया हुआ है पहले से, तो हमारे पास कुल मिलाकर बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला और हम लोग ये वाला का यूज करेंगे, हमारे पास H निकल जाएगा। यानी कि अगेन ये अगर आपके पास बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा, यानी कि ये वाला संलग्न, यानी कि DB क्या होगा आपके लिए, आधार हो जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए। और ये AB क्या होगा, जस्ट सामने वाली भुजा, जो कि लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार में कौन रिलेशन बताता है, वही tan थीटा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC ने D है, ABD में थीटा कितना है, अब आपके पास देख सकते हो 30 डिग्री है। ठीक ना, तो इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, जैसा कि मैंने बोला लंब, और हम लोग आधार का उपयोग करेंगे, क्योंकि आधार क्या है, DB है। और ये जो DB है ये हमारे पास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको पता है कि DB का जो दो टुकड़ा क्या हुआ है, एक DC और एक BC, जो कि दोनों का दोनों है हमारे पास। BC यहां से निकल गया है और DB 40 दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर DB का यूज कर सकते हैं, जो कि इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार है और ये H है। तो आधार और लंब का यूज करेंगे तो हम लोग यहां से H निकाल सकते हैं आराम से। तो देखते जाओ, tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, tan थीटा बराबर में हो जाएगा लंब, जो कि आपके पास AB है, तो मैं AB जिसको हम लोगों ने H माना हुआ है तो H लिख दो, बटे में क्या हो जाएगा DB। ठीक, tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखो, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा H बटे में DB के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, DC प्लस का BC। ठीक, लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि DB का ही 2 पार्ट है, DC और BC, क्योंकि C इसको 2 पार्ट में बांटता है DB को। ठीक ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 बटे में √3 होता है, बराबर में H बराबर में क्या हो गया, DC प्लस BC हो गया। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो कैलकुलेशन में, इसलिए मैं अभी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा DC प्लस का BC, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बराबर किससे हो जाएगा, ये H √3 हो जाएगा। ठीक, अब नॉर्मल प्रोसीजर, BC का वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख दो, तो DC का DC जो कि हमारे पास देख सकते हो 40 मीटर है, तो मैं 40 मीटर लिख देता हूँ, 40 लिख देता हूँ, मीटर बाद में लिख लेंगे। तो BC का वैल्यू क्या आपके पास, H √3, तो मैं लिख देता हूँ H √3, बराबर में ये क्या है आपके पास, H √3 है। ठीक, देखो भाई साहब, सारा माजरा कैलकुलेशन का है। अब एक काम करो, 40 को रहने दो, देख सकते हो यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो सेम बिरादरी का, तो इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि H बटे √3 को उधर जाएंगे, भेज देंगे, तो क्या है इधर प्लस में, तो जाके माइनस में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, कुल मिलाकर ये 40 का 40 बराबर में इधर क्या था आपके पास, H √3 था, और ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस H बटे में √3 हो जाएगा।
नॉर्मल प्रोसीजर, यहाँ से आप लोग दो मेथड यूज कर सकते हो। दो मेथड कैसे, एक ही मेथड है, इसको आप लोग दो तरीके से बना सकते हो। ठीक, या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एच को रहने दो और कर लो, या फिर क्या कर लो, आसानी होगा इसलिए क्या कर लो, एच को पहले कॉमन ले लो। तो यहां से देख सकते हो जब यहां से एच निकल जाएगा सिर्फ √3 बच जाएगा। √3 माइनस का देख लो, ऊपर से एच चला जाएगा तो ऊपर में सिर्फ 1 बच जाएगा, नीचे में √3 का √3 रह जाएगा। ठीक, अब देखो भाई साहब थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखो ये जो पूरा वाला टर्म है इसको आप लोग भागा में ला सकते हो, क्योंकि एच के साथ ये पूरा वाला टर्म गुणा में है, तो फिर आपका एच निकल जाएगा। या फिर कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए सबसे पहले यहीं पे आप लोग क्या करो, एक बार एलसीएम ले लो। तो देखो यहाँ पे √3 के नीचे में 1 है, सबका मालिक 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 एलसीएम आ गया आपके पास। तो देखो 1 इसके साथ भागा में जाएगा तो ये वापस √3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो भाई साहब ये 40 का 40 बराबर में एच इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 में अगर 1 गया तो 2 बटे में √3 हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एच को यही रहने देते हैं, √3 को इधर 2/√3 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा पास 40 का 40 बटे में, क्योंकि देखो ये भागा गुना में तो जाके भागा में हो जाएगा, 2 बटे में √3 हो जाएगा बराबर में एच हो जाएगा। ठीक, तो पहले मैं एच को लिख लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में इसीलिए। ठीक ना, अब एक काम करो, देखो 2/√3 या देख सकते हो बटे में है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा। ठीक है, और गुना में आ जाएगा, यानी कि 40 का 40 गुना हो जाएगा आपके पास, ये पलट जाएगा, पहले √3 हो जाएगा बाद में 2 आ जाएगा। अब देखो 2 1 2 2 2 4, यानी कुल मिलाकर एच का वैल्यू आया 20 का √3 मीटर। मीटर देना भूलिएगा नहीं। तो ये आपके पास क्या निकल गया, जो आपके पास मीनार की लंबाई थी वो आ गई, लंबाई नहीं इसको ऊंचाई बोलना सही अच्छा रहेगा। ठीक ना, तो मीनार की ऊंचाई आपके पास कितना है 20 √3। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब 6 नंबर के उदाहरण पर आते हैं। बेसिकली 6 नंबर वाला और ये 5 नंबर वाला उदाहरण और इसके बाद वाला मैं जो प्रश्न लूंगा 7 नंबर उदाहरण, ये तीनों का तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा बात। ठीक ना, तो देखिए क्या लिखा है, सो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बेसिकली भाई साहब अवनमन कोण है, यहाँ पे उन्नयन नहीं है, तो शिखर का अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तल का अवनमन कोण दिया हुआ है आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाई डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई साहब सबसे पहले तो एक बहुमंजिला है, हम लोग एक इमारत एक भवन बना लेते हैं, या फिर जो बोलना चाहो बहुमंजिल ये भवन हो गया हमारे पास। बहुमंजिल माने इसमें ज्यादा फ्लोर हो सकता है 8 10 12 फ्लोर हो। ठीक ना, तो ये ऊंचा होगा बिल्डिंग तो सीधा सा बात है। ठीक है, और इसके सामने जस्ट एक इससे छोटा भवन है, मान लो कि ये एक भवन हो सकता है, इसमें एक ही तल्ला का होगा, ये एक ही फ्लोर का होगा, ऐसा सोच लो मन मन में। इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको 8 मीटर दी हुआ है, याद रख लीजिएगा बात। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, कायदे से काम कर लेते हैं, आगे चल के यूज करना पड़ेगा आपको। ये बहुमंजिला इमारत है, भवन है, और ये छोटा वाला भवन है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना, तो मैं क्या क्या इन दोनों के बीच को ऐसे करके मैंने लाइन से मिला दिया। अभी जरूरत पड़ेगा, देखिएगा थोड़ी देर आगे। ये हम लोगों ने अपने आप काम कर लिया, ये सब काम आपको अपने आप करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना प्रश्न आपको बोलेगा कि उस बिल्डिंग को और इस बिल्डिंग को आपस में लाइन से मिलाएं, ऐसा नहीं ना बोलता है, सब खुद से करना पड़ता है। ठीक, तो भाई साहब देखो अब अवनमन कोण बनाते हैं। इस बहुमंजिले भवन के शिखर से जब इस छोटे भवन के शिखर को जब देखा गया तो उस टाइम पे जो कोण बन रहा था, कौन सा कोण, अवनमन कोण, वो 30 डिग्री का बना था। यानी सबसे पहले यहां से यहां तक ऐसे करके देखोगे आप लोग, भाई साहब देखो आप यहाँ पे हो, यहां से जो देख रहे हो इस बहुमंजिला सॉरी छोटे से भवन का जब शिखर देख रहे हो आप लोग, तो इस ऐसे करके आप लोग देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है ऊंचा में खड़े हो गए आप लोग, तो ऐसे करके भवन को देख रहे होंगे, तो ये आपके लिए दृष्टि रेखा हो गया। और चूंकि इस पॉइंट से देख रहे हो तो इस पॉइंट के लिए सबसे पहले आप लोग क्षैतिज स्तर ड्रॉ कीजिए। क्षैतिज स्तर कैसे होगा, ये जमीन के पैरेलल होगा, हमेशा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो ये आपका हो गया क्षैतिज स्तर इस पॉइंट के लिए। ठीक ना, तो क्षैतिज स्तर से जब दृष्टि रेखा नीचे की ओर होती है तब यहां पे जो कोण बनता है ये कोण होता है अवनमन कोण, यानी 30 डिग्री ये वाला होगा। समझ में आया बात। क्षैतिज स्तर से जब नीचे की ओर दृष्टि रेखा होती है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहता है आपका, अवनमन कोण। क्षैतिज स्तर से जब ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखते हो तो ऊपर की ओर दृष्टि रेखा होगा, तो ऊपर की दृष्टि रेखा और ये अवनमन ये क्षैतिज स्तर के बीच का जो कोण बनता है आपका, ये आपका होता है उन्नयन कोण।
तो हमें अवलंबन चाहिए, अवलंबन कौन चाहिए, यानी क्षैतिज स्तर और उसके नीचे की ओर दृष्टि रेखा का जो एंगल बनता है वो आपका होता है अवलंबन कोण, यानी 30 डिग्री ये वाला होगा। इस ऊंचे भवन के शिखर से इस छोटे से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री ऐसे होगा। ठीक, अब भाई साहब देखो, इसी बिंदु से जब इस भवन के पाद बिंदु को देखा गया है, छोटे वाले भवन के पाद बिंदु कहाँ है, यहाँ पे, तो हम लोगों ने मिला दिया। अब इसका जो अवलंबन कोण बनेगा, अवलंबन कोण कौन वाला होगा, अभी ये वाला होगा। ठीक है, ये क्षैतिज स्तर हो गया और ये दृष्टि रेखा, ये दिया हुआ है आपको 45 डिग्री का। ठीक है, थोड़ा छोटा सा बनाता हूं ताकि जगह भी बचे और आसानी भी हो। ठीक है, तो एक काम करो, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला आपको दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जो क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, याद नहीं तो देखो मैं बता देता हूँ। बेसिकली प्रॉपर्टी क्या था कि जब भी दो पैरेलल रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखा कहने का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों रेखा कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, कभी नहीं सटेगा एक दूसरे में, हमेशा चलता चला जाएगा। यहाँ अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से अनंत कितनों दूर चले जाओ ना, सब जगह पे उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा। ठीक ना, तो इस टाइप को लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो जब भी इस टाइप के पैरेलल लाइन के दोनों को काटते हुए एक लाइन इस तरह से गुजर जाता है, ठीक ना, यानी दोनों पैरेलल लाइन को काटते हुए एक लाइन अगर आप लोग गुजार दो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी है एकांतर कोण का, याद रख लीजिएगा, एकांतर कोण। ठीक है, इसको एकांतर कोण बोला जाता है। और उसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। अगर याद रखना हो तो देखो भाई साहब, ये पैरेलल लाइन है तो देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है इस तरह करके, देखो। तो जेड जहां जहां बनेगा वो यहाँ वाला जेड वाला ये वाला कोण क्या होगा आपका, आपस में बराबर होगा। इधर वाला बस उल्टा जेड बन रहा है, देखो इधर से देख लो, इधर से देख लो, ऐसे जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा है, देखो उल्टा जेड बन रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो जेड बनना चाहिए। ठीक ना, तो ये एकांतर कोण का प्रॉपर्टी होता है। देखो भाई साहब, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये जमीन है, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल होगा क्योंकि क्षैतिज स्तर जमीन हमेशा पैरेलल होता है। ठीक ना, तो भाई साहब देखो, ये दोनों पैरेलल है। आप लोग एज्यूम करो कि ये वाला जो दृष्टि रेखा है ये एक लाइन जैसा काम कर रहा है आपका, समझ लो इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है। तो भाई साहब ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल आपका समान होगा, क्योंकि देख लो ये जेड बन रहा है एकांतर कोण से, तो ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा आपके लिए, 45 डिग्री का ही होगा। ठीक ना, ये भी कितना हो जाएगा आपके लिए, 45 डिग्री का हो जाएगा। असल में गलत मार्कर में उठा लिया था, तब भी बोल भाई चल का नहीं रहा, अभी तो इंक डाला मैंने। ठीक ना, तो ये 45 डिग्री का हो गया आपके पास। ठीक ना, तो देखो भाई साहब ये 45 डिग्री होगा। उसी तरह से क्या करो कि यहाँ पे जो भवन का शिखर है, यहाँ से क्या करो, एक पैरेलल लाइन खींचो इस जमीन के, या फिर बोलो दृष्टि जो क्षैतिज स्तर है उसके साथ एक पैरेलल लाइन खींच लो ऐसे करके। ठीक ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, आपने और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया इसके, तो ये भी तो इसके पैरेलल हो गया ना, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक ना, तो भाई साहब देखो ये वाला देखो जेड बन रहा है अब आपका, तो ये वाला एंगल आपके लिए 30 डिग्री है, तो ये भी तो 30 डिग्री का होगा ना। ठीक, तो देखो भाई साहब, अब आपका मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने इन एकांतर कोण का यूज करके यहाँ पे क्यों इस एंगल को लेकर आया, यहाँ पे तो ठीक था ना। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे यू हो जाता। देखो भाई साहब, हमें देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि मैं अगर नामकरण कर दूं, चलो मैं इसको ए मान लेता हूं, इस बिंदु को मैं बी मान लेता हूं, इस बिंदु को मैं सी मान लेता हूं, इस बिंदु को डी मान लेता हूं और इस बिंदु को मैं ई मान लेता हूं। तो देखो भाई साहब, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो अगर आप लोग ये वाला कोण को एकांतर कोण से यहाँ पे ये वाला कोण को लेके नहीं आते, तब भाई इस त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा कहाँ से लाते हैं आप लोग, थीटा तो बाहर में है, जो कि बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर के एंगल से, हमें अंदर में एंगल चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, वहां से एंगल को यहाँ पे लाना पड़ा, किस प्रॉपर्टी का यूज करके, एकांतर कोण का। उस तरह से देखो यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज बन रहा है AED, इस त्रिभुज में भी थीटा चाहिए हमें। थीटा कैसे आएगा, वही एकांतर कोण से, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ एंगल को शिफ्ट किया। समझ में आया आपको क्यों हम लोगों ने एकांतर कोण का यूज किया। अब देखो भाई साहब, बेसिकली हमें क्या चाहिए कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी चाहिए। अब समझ में आया ना क्यों हम लोगों ने इस लाइन को मिलाया। सबसे पहले तो भाई ट्रायंगल बन रहा है इसलिए, दूसरा बात हमें इनकी बीच की दूरी भी चाहिए, इस भवन और इस भवन के बीच की दूरी, यानी कि आपको BC भी चाहिए। चलिए हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक।
और हमें ए बी यानी कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई भी चाहिए। चलिए इसको हम लोगों ने एच मीटर या फिर एच मान लिया, जो मानना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखो हम लोग भाई, माना ए बी जो है, माना ए बी एक मंजिला भवन है जिसकी, लिखते जाओ, जिसकी ऊंचाई क्या आपके लिए एच हम लोगों ने माना तो एच मीटर है, या फिर लिख लो एच, ठीक। और आपके पास क्या है, आपके पास डीसी है, एक डीसी एक दूसरे छोटे भवन की ऊंचाई 8 मीटर है। वही लिख दिया कि डीसी एक दूसरा भवन है जो कि छोटा भी है, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है, ठीक। समझ में आ गया आपको। तथा आपके पास बीसी जो है, तथा बीसी भवनों के बीच की क्या है, दूरी है, जिसे हमको ज्ञात करना है, ठीक। बीसी भवनों के बीच की दूरी x है, क्योंकि हम लोगों ने x माना था। अगर आप लोग x ना मानो, सिर्फ बीसी रहना तो लिख देते, सिर्फ लिखते बीसी भवनों के बीच की दूरी, बस x नहीं लिखते। अगर आप लोगों ने ये ए बी को h ना माना होता, डायरेक्ट लिखते बहुमंजिला भवन है बस, जिसकी ऊंचाई ए बी है, बस यहाँ h की जगह पे ए पी कर देते। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी सारा कुछ लिख लिया। तो देखो भाई साहब, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ेंगे, वहां से हम लोग सबसे पहले x को निकालेंगे, बीसी को निकाल लेंगे। क्योंकि भाई साहब देखो, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल ही होंगी, क्योंकि भाई ये जो भवन है ये भी जमीन के साथ 90 डिग्री में खड़ा है और ये भवन भी जमीन के साथ 90 डिग्री में खड़ा है, यानी कि ये भी आपस में पैरेलल है, ठीक ना। तो अगर ये 8 मीटर है तो ये भी आपका 8 मीटर होगा कि नहीं, कायदे से देखा जाए तो। उसी तरह से अगर BC का वैल्यू x है तो DE का भी वैल्यू x होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक। तो ये सब मन में सोचना पड़ेगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखो, हमें चाहिए ए बी की ऊंचाई, यानी कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो हमारे पास इतना दूर का ऊंचाई है, ए बी है, बस खाली किस तरह से ए आ जाए, यानी कि ये वाला ऊंचाई आ जाए, तो हम लोग इसमें 8 मीटर को जोड़ देंगे तो हमारा बहुमंजिला भवन निकल जाएगा। तो देखो भाई साहब, हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज से हम लोग सबसे पहले x निकाल लेंगे। यही x इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी होगा, क्योंकि सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए। तो जब x निकल जाएगा इस बड़े वाले त्रिभुज से, तो हम लोग क्या करेंगे, x से हम लोग ये AE निकाल लेंगे। AE जब निकल जाएगा तो हम लोग आराम से AE और ये 8 मीटर जोड़ देंगे तो बहुमंजिला भवन निकल जाएगा। और ये इस बड़ा वाला त्रिभुज से फिर हम लोग ये वाला तो निकल ही जाते हैं हम लोग का BC, यानी कि x तो निकल ही जाएगा। देखते जाओ, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना है, थीटा भाई 45 डिग्री है। अगर हम लोग यहाँ पे 45 को नहीं लाते हैं तो फिर कैसे पता चलता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाए 45 डिग्री है। इसीलिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, BC का वैल्यू चाहिए। कायदे से देखा जाए तो हमारे पास AB है जिसको हम लोगों ने H माना है, तो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, इसका रिलेशन चाहिए। थीटा यहाँ पे है, सामने वाला AE क्या होगा, लंब होगा, BC क्या होगा, आधार होगा। तो लंब बटे में आधार कौन बताता है, tan बताता है, cot बताता है। चलो tan का यूज करते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर में क्या होगा, लंब जो कि आपके पास AB है, हम लोग AB लिख देते हैं, जिसको हम लोगों ने H माना हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको H मान लेते हैं। बटे में आपके पास BC है जिसको हम लोगों ने X माना हुआ है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलो हम लोग एक काम करते हैं, tan थीटा का वैल्यू, सबसे थीटा का वैल्यू पुट करो, tan 45 डिग्री बराबर में क्या होगा, H बटे में X, ठीक। तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का 1 होता है, यानी कि H बटे में X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, देखो नीचे में 1 है, सबका मालिक 1, तो देखो ये H बराबर हो गया X के, ये चीज आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो भाई साहब, आपको पता है कि H जो है वो AE और BE का मिश्रण है। B मतलब 8 मीटर, यानी कि ये वाला और ये वाला का मिश्रण है। तो हम लोग क्या H के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, H के जगह पे AE प्लस का 8 मीटर बराबर ये X हो जाएगा, X का X, ठीक है। एक काम करते हैं, X को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, यानी कि X बराबर में H के जगह पे हम लोग लिखेंगे AE प्लस का 8 मीटर।
तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, आगे चल के काम आएगा एक्स का वैल्यू निकालने में। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। ठीक, अब देखो भाई साहब, अब देखो, अब हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज छोटा वाला AED में, AED में थीटा कितना आपके पास, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, इसीलिए हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है, या फिर देखो x का वैल्यू आ चुका है, यानी कायदे से देखा जाए तो मेरे पास ये वाला वैल्यू भी आ चुका है, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, तो इसका वैल्यू आ चुका है। तो छोटे वाले त्रिभुज में हमको इसका और हमको चाहिए क्या, AE चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस संबंध जो बताता है हमें वो चाहिए। कौन बताता है, ये भी tan ही बताया, क्योंकि देखो ये थीटा है तो ये क्या होगा आपके लिए, आधार हो जाएगा, ये वाला आपके लिए, ये वाला लंब हो जाएगा। आधार और लंब कौन बताता है, tan और cot बताता है, तो tan का यूज करते हैं। tan थीटा बराबर में 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा tan थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। लंब क्या आपके पास AE है, बटे में आधार क्या है आपके पास DE है, तो DE का DE। अब देखो भाई साहब, tan का tan, थीटा का 30 डिग्री बराबर में AE का AE रहने दो, बटे में DE के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, या फिर हम लोग BC लिख सकते हैं। चलो हम डायरेक्ट x लिख लेते हैं, जो कि आप लोग साइड में मेंशन कर दीजिएगा कि जो आपके पास DE है वो किसके बराबर में, DE बराबर में है BC के, और BC बराबर है x का। ऐसे आप लोग लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख दो कि DE बराबर है x का। ठीक, आगे देखो भाई साहब, tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 बटे में √3 होता है। ये बराबर हो जाएगा आपके पास, किसके बराबर हो जाएगा, AE बटे में x का, AE बटे में x का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर में क्या हो जाएगा, AE बटे में √3। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक ना। देखो x का वैल्यू आप लोग यहां से रखो, क्या हो जाएगा आपके पास, AE का AE प्लस का 8 बराबर में इधर हो गया आपके पास AE बटे AE इंटू में √3। लिख दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। पहले वाले प्रश्न में यही मैं लिखना भूल गया था, जहां पे समीकरण नंबर 1 जिसको माना था मैंने, शायद BC का वैल्यू था, तो वो जहां पे BC का वैल्यू मैंने पुट किया था वहां पे बगल में लिखना भूल गया था कि समीकरण नंबर 1 था, तो उसको लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपके लिए समीकरण नंबर 1। इससे आपने यहाँ पे AE का वैल्यू आपने वहां पे पुट कर दिया, AE बोल रहा हूँ, x का वैल्यू पुट कर दिया, तो मेंशन कर दीजिए कि भाई x के जगह पे ये आपने कैसे लिखा समीकरण नंबर 1 से, तो मेंशन करना जरूरी है। अब देखो AE और ये वाला यहाँ भी AE है, तो एक बिरादरी का, तो इसको एक तरफ कर दो, तो इधर क्या बचा आपके पास 8 बराबर में इधर बच गया आपके पास AE √3 का √3, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस AE हो जाएगा। देखो भाई साहब 8 का 8 बराबर में देखो AE दोनों में तो कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, AE कॉमन निकल गया तो बचा यहाँ पे √3 बचा, माइनस का 1 बच गया। ठीक हो, एक काम करो, ये पूरा वाला आइटम को इधर भेज दो तो सिर्फ AE बचेगा, तो पहले मैं AE लिख लेता हूँ, कायदे से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, 8 का 8 ये भागा में आ जाएगा, क्योंकि गुना में AE के साथ, इसलिए √3 माइनस का 1 हो जाएगा। कभी भी नीचे में हम लोग हर में कभी भी रूट नहीं लगते, इसलिए हर परिमेयकरण कर देते हैं। देखो तो कैसे होगा, √3 + 1 बटे में √3 + 1, यहाँ माइनस होता है तो प्लस प्लस लेते हैं, प्लस होता है तो माइनस माइनस लेते हैं। आपको हर परिमेयकरण करना आता है ना, तो देखो भाई साहब, तो बेसिकली यहां देखो AE का जो वैल्यू निकला आपके पास वो क्या आएगा, इसको इसके साथ गुना करो, यानी कि 8 इंटू में √3 + 1 का √3 + 1। आप देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है आपको, देखो नीचे में लिखता हूं, देखो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A + B इंटू में A - B। ठीक, तो देखो यहाँ पे A - B A + B है, देखो A - B A + B है आपके पास, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, A² - B²। इसको ऐसे करके उल्टा मैंने लिख दिया, ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखा हुआ है A - B इंटू में A + B। ये किसके बराबर में होता है, ये होता है A² - B² के बराबर होता है। तो यानी कि ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही रहेंगे। ठीक, देखो A का A बराबर में देखो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू में √3 + का 1 बटे में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, 3 में अगर 1 गया तो 2 हो जाएगा, देखो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 और 4, तो देखो A का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, ये यहाँ पे 4 बचा, 4 √3 + 1 इंटू में √3 + 1 मीटर। तो देखो आपके पास AE का वैल्यू आ चुका है, यानी कि आपके पास AE का वैल्यू आ चुका है। इसमें अगर 8 जोड़ दोगे तो आपके पास बहुमंजिला भवन का आपके पास आ जाएगा मान। ठीक ना, तो क्या करेंगे, देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां से हम लोग, आपके पास AE का वैल्यू आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो x बराबर में AE + 8 है, तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग AE का वैल्यू अगर रख दे, जो कि हमारे पास ये वाला है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही करेंगे, समीकरण 1 से
समीकरण 1 में आपके पास क्या है, x बराबर में आपके पास है ए का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 4 इंटू में √3 प्लस 1 है और प्लस 8 है। इसको सॉल्व करो। देखो भाई साहब, इसको दो मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो मेथड नंबर 1 में क्या कर लो कि देखो सबसे पहले 4 को अंदर लेके जाओ, तो x बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 4 को अंदर लेके जाओ, क्या हो जाएगा आपके पास 4√3 प्लस का 4 और यहाँ है आपके पास प्लस है प्लस 8। देखो आप देखो ये वाला 4 और 8 मिलके 12 हो जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा। 4√3 इंटू में आपके 4 इंटू √3 प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 है 12 है, 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 4 पूरी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ देखो 4 कॉमन जब निकालोगे तो यहाँ √3 प्लस का यहाँ से 4 निकलेगा तो 3 बच जाएगा क्योंकि 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे क्या बची आपके पास, ये मीटर हो गया आंसर। ठीक, तो ये मेथड नंबर 1 हो गया कि 4 को अंदर लेके जाओ। या फिर डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, मेथड नंबर 2 में आप लोग डायरेक्टली क्या करो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो। देखो यहाँ से आप लोग 4 कॉमन ले लोगे और यहाँ से 8 से भी 4 निकल जाएगा। तो जब 4 डायरेक्टली कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच गया, बस √3 प्लस 1 बच गया, सिर्फ √3 प्लस 1 बच गया। और ये प्लस 8 से अगर 4 निकालोगे तो क्या यहाँ 2 बच जाएगा क्योंकि 4 दूना 8 होता है। अब देखो भाई साहब 4 इंटू 4 √3 का √3 1 और प्लस 2 प्लस 3 हो गया, 3 हो गया। तो यही तो मीटर, यही तो लाना था। तो चाहे शॉर्ट में बनाओगे, अगर कॉमन ले लोगे तो तुरंत बन जाएगा, वरना 2 स्टेप ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो। तो देखो आपके पास ये x का वैल्यू आ गया, ठीक ना। तो भाई साहब देखो यहां से आपको, यहाँ पे मैं आंसर ला देता हूं। अब बहुमंजिला भवन जिसको हम लोगों ने h माना था, h का लंबाई कैसे निकलेगा, AE प्लस h करने से, AE प्लस का h करने से, h बोल रहा हूं, AE प्लस का 8 करने से, 8 करने से, ठीक ना। तो देखो AE का वैल्यू सेम अगेन वही आपके पास 4 इंटू में √3 प्लस 1 प्लस का 8 हमारे पास। देखो ये वाला और ये वाला कैलकुलेशन सेम है, तो वापस से आपका वही आ जाएगा। यानी कि आपके पास x का वैल्यू और ये h का वैल्यू सेम है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देख लो एंगल 45 डिग्री है। याद करो मैंने आपको बोला था कि एंगल जब 45 डिग्री होता है तो देखो ना, यहीं पे देखो भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या था, tan 45 डिग्री बराबर में h/8 आया था। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए थे हम लोग, तो यहाँ पे एक स्टेप आपके पास आया था, h बराबर में x आया था, याद आया आपको। तो देखो h और x हमेशा आपस में बराबर होंगे। आप लोग यहाँ से भी लिख सकते थे, चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। तो क्या हो जाता कि आपने जहां यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिखा ना, यहाँ पे खाली 2 कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पे 2 कर देते हैं। और फिर लास्ट में जो आपने यहाँ पे h का वैल्यू निकाला, यहाँ पे आप लोग लिख देते समीकरण नंबर 1 से h1 से क्या पता चल रहा है कि आपके पास x का तो वैल्यू पहले आ चुका है, तो x भी h के बराबर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, वरना ऐसे बना लो, ठीक ना। तो ये आपके पास आ गया, h का वैल्यू आ गया, और ये दोनों के बीच की दूरी, x का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, ये रहा, और x का वैल्यू यहाँ पे है, और h का भी वैल्यू यही होगा, ठीक ना। तो बेसिकली चलिए अब हम लोग 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो चलो अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 पर आते हैं। देखो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, यहां भी अवनमन कोण है भाई साहब, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले यहां तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखो भाई साहब, कहा एक पुल है आपके पास, उसके नीचे एक नदी है। सब एज्यूम करो खुद ब खुद, ठीक ना। ये मान लो पुल है, ये मान लो कि आपका नदी है, ठीक ना। ये नदी हो गया, तो ये गया आपका पुल, ठीक। ऐसे करके आपका पुल है, कुछ खास अच्छा तो नहीं है, समझने में क्या आता है, ठीक ना। ये आपका ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो इसको कि ऐसे करके एक पुल से यहां से पानी बह रहा है, नदी है बोलो, ठीक ना। तो पुल के देखो क्या लगा है, पुल के एक बिंदु से, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे कहीं पे समझ लो कि आप लोग के पास यहाँ पे कहीं पे कोई एक लड़का या फिर आप जो समझ लो खड़े हो वहां पे, ठीक ना। तो वहां पे हो, तो पुल के उस बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से, ठीक ना, किनारों के अवनमन कोण, यानी कि देखो भाई साहब, किनारा माने ये नदी का ये जो किनारा है, इस किनारे की बात की गई, ठीक ना। इसका अवनमन कोण यानी कि ऐसे करके मिलाओ, इसको ऐसे करके मिलाओ, ठीक ना। देखो अच्छा से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक ना, ऐसे करके मिलाओ। ये वाला लाइन में थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, समझ में आएगा डायग्राम अच्छा से, ठीक ना। तो ऐसे करके मिलाओ,
तो ये जो ये देखो भाई, ये आपका क्षैतिज स्तर हो जाएगा इस बिंदु के लिए जो कि जमीन के पैरेलल है, ठीक ना। तो ये वाला कोण और इस कोण की बात की गई, ये वाला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और ये वाला दिया हुआ है 45 डिग्री है, ठीक ना। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, ये नदी से अगर इस तरह करके स्ट्रेट लाइन लंब डाला जाए तो ये कुल मिलाकर ये इसकी लंबाई यानी कि नदी से इस पॉइंट की ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई 3 मीटर, ठीक ना। यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपको है ऐसे खड़िया वाला, ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है। तो आपको ये नदी की चौड़ाई कितनी है आपको ये फाइंड करना है, यानी कि ये वाला आपको ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग नदी की चौड़ाई को x मान लेते हैं और ये ऊंचाई दी हुई है। एक काम करते हैं, इसको फ्रेश मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखो कुछ इस प्रकार से डायग्राम है आपका, ठीक। देखो सिर्फ जितनी काम की बस मैं अब मैं उतना ही ड्रॉ करूंगा, ठीक। ये हो गया आपका, ये रहा नदी की चौड़ाई जिसको हम लोगों ने x माना है, ठीक ना। ये आपका नदी हो गया और इसकी दूरी दी हुई है, जिसकी ऊंचाई दी हुई है उस बिंदु से नदी के बीच की ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर, यानी कि ये वाला लंबाई दी हुई है। आप यहाँ पे कोई बिंदु है और ये वाला देखो भाई साहब, ये अगर अवनमन कोण है आपका, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये वाला पैरेलल होगा तो देखो ये 30 डिग्री यानी कि ये भी 30 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री का, देखो यहाँ जेड बन रहा है तो ये 45 डिग्री का होगा, यानी कि ये आपके पास 30 डिग्री का है और ये आपके पास 45 डिग्री का है, ठीक। तो कुल मिलाकर x ज्ञात करना है। तो कैसा ज्ञात करोगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ठीक ना। देखो एक नामकरण कर देता है, ये a, ये b, ये c और ये d, ठीक ना। देखो ABC त्रिभुज पकड़ लेंगे तो देखो भाई साहब ये एकदम यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऊंचाई बोली है ना, तो ये वाला एकदम सीधे ना काउंट करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि ये डंडा तो ऐसे रखेंगे, ऐसा नहीं ना होता है। ये हमेशा ऊंचाई बात की गई, यानी कि वो जमीन से एकदम स्ट्रेट नापेगा उस पॉइंट को, एकदम स्ट्रेट बोलो या बोलो 90 डिग्री में नापेगा। ऐसा तो नहीं ना कि इंची को यहाँ लगाएगा एक बार टेप का एगो मुड़िया और एगो इंची टेप का मुड़िया को यहाँ लगाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे नहीं नापा जाता है, एक्यूरेट सीधा सीधा नापा जाता है। तो यानी कि ये वाला एक समकोण त्रिभुज बनेगा ACB। ABC से हम लोग क्या निकाल लेंगे आराम से, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, ठीक ना। यानी कि BC निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये देख सकते हो एगो है, एगो आराम से निकल जाएगा। उस तरह से ये ADC से देख लो हमारे पास ये वाला है तो ये आराम से निकल जाएगा। देखो करना शुरू करता हूँ, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। माना जो आपके पास DB है, माना DB नदी की चौड़ाई x है या फिर x मीटर है, जो मानना चाहो है, तथा आपके पास AC का वैल्यू है आपके पास जो कि है 3 मीटर है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज दोनों वाला आप लोग पकड़ो, समकोण त्रिभुज चलिए ACD को पहले पकड़ लेते हैं। त्रिभुज ACD में थीटा कितना है, थीटा जो कि निकला 30 डिग्री हमारे पास, ठीक ना। एकांतर कोण का यूज है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात, tan यूज करेंगे। क्योंकि देखो भाई साहब ये आपके पास थीटा है, तो उसके लिए ये जो DC का जो वैल्यू होगा ये वाला, ये क्या होगा आपके लिए आधार हो जाएगा, ठीक। और ये वाला जो AC का वैल्यू है वो लंब हो जाएगा। हमारे पास एक भुजा गिवन है, एक भुजा चाहिए, तो भाई इसको हमको त्रिकोणमिति अनुपात चाहिए जो संबंध बताएगा इनका बीच का। तो ये क्या आपके लिए अगर लंब है और ये आधार है तो लंब और आधार tan बताता है, आप लोग चाहो तो कॉट भी लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री या फिर बोलो tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब जो कि आपके पास AC है बटे में आधार जो कि हमारे पास DC है, ठीक। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री बराबर में AC का वैल्यू हमारे पास 3 है बटे में DC। देखो भाई साहब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर में 3 बटे में DC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो BC बराबर में हो जाएगा 3√3 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है इसलिए। तो ये हमारे पास DC का वैल्यू आ चुका है, बस BC का वैल्यू निकाल लेंगे और DC और BC को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर x आ जाएगा हमारे पास, ठीक ना। तो देखो अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ACB में थीटा है आपके पास। अब देखो थीटा यहां पे है 45 डिग्री, ठीक। इसीलिए ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास CB या फिर बोलो BC का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये जो AC हमारे पास है ये क्या हो जाएगा इसके लिए भी, जो कि आपके लिए लंब है। तो लंब और आधार में कौन बताता है, tan बताता है, तो इसीलिए tan का यूज करेंगे। चाहो तो कॉट भी यूज कर लो,
tan 45 डिग्री बराबर में मैंने एक स्टेप यहाँ पे ये वाला छोड़ दिया, आप लोग वाला लिख लीजिएगा tan थीटा बराबर में, फिर आप लोग थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिया tan 45 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास AC जो कि आपके पास 3 है बटे में आपके पास BC। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 3 बटे में BC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे, यहाँ पे नीचे में 1 है तो क्या हो जाएगा BC बराबर में 3 मीटर निकलिए। बस अब नदी की चौड़ाई क्या होगी आपके लिए, नदी की चौड़ाई जिसको हम लोगों ने x माना था, जो किसके बराबर होगा DC प्लस का BC के। ठीक, तो देखो भाई साहब, देखो DC का वैल्यू आपके पास है 3√3 यहां से, प्लस BC का वैल्यू 3 निकला, 3 कॉमन ले लेगा अगर यहां से तो बचेगा अंदर में √3 + 1 बच जाएगा मीटर। यही तो आंसर है, नदी की चौड़ाई यही निकलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, प्रश्न अच्छा भी प्रश्न था, डायग्राम समझ गए तो प्रश्न आपका बन जाएगा। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स फ्री है, छाप डालिएगा, उसको धुआं धुआं कर देंगे हम लोग। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।